ये कहानी है हजारों साल पहले की, जहाँ पर आम का राज हुआ करता था। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल रहा करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस राज्य में एक अजीब सी दशक फैली हुई थी। इस राज्य के सभी लोग काफी डरे हुए थे, क्योंकि इस राज्य में काफी दिनों से कुछ अजीब सी, अनदेखी और अनसुनी घटनाएं हो रही थी। क्योंकि कभी कोई आदमी अचानक से गायब हो जाता, तो कभी किसी आदमी का खाना गायब हो जाता, तो कभी कोई अदृश्य शक्ति किसी को पीट देती थी। लेकिन किसी को भी यह मालूम नहीं था कि ये हो क्या रहा है। आखिर यह सारी रहस्यमयी घटनाएं आखिरकार कौन रहा है। ऐसे ही एक दिन की बात है। रात के समय में एक गरीब आदमी खाने का सामान लेकर अपने घर आ रहा था कि अचानक से उस गरीब आदमी के सामने एक प्रकाश पुंज निकला और उस गरीब के हाथ में से वो सामान का थैला गायब हो गया। वो आदमी तो ये सब देखकर काफी डर गया। उसे तो कुछ भी समझ न आया और फिर वो प्रकाश पुंज भी गायब हो गया। अरे बाप रे बाप, यह क्या था? मेरा खाना इस प्रकाश पुंज ने ले लिया। आखिर ये प्रकाश पुंज कहाँ से आया और कहाँ पर चला गया? आखिर यह कौन सी बला थी? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं था ना? गरीब आदमी डर के मारे वहां से भाग गया। इसी तरह की एक घटना लीची के साथ भी घटी। एक दिन लीची टोकरी में कुछ सब्जियां रखकर बेचने के लिए जा रही थी कि अचानक से सब्जियों की टोकरी उसके माथे पर से गायब हो गई। ये सब देखकर बेचारी लीची काफी डर गए। इस प्रकार के रहस्यमयी घटनाएं लगातार बढ़ने से सभी लोग काफी डर गए। सभी लोग काफी हैरान और परेशान थे। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए सभी लोग एक साथ शिकायत करने के लिए उस राज्य के राजा आम के पास चले गए और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में राजा को बताया। राजा आम भी अजीबोगरीब घटनाएं सुनकर काफी परेशान हो गया और फिर आम रक्षा मंत्री और सेनापति अनार और तरबूज से बोला, रक्षा मंत्री और सेनापति, हमारे राज्य में यह क्या हो रहा है? आप दोनों 2 दिनों के अंदर जल्दी से इसके बारे में पता लगाए, नहीं तो आप दोनों को अपना अपना पद छोड़ना पड़ेगा। राजा आम की बातें सुनकर रक्षा मंत्री और सेनापति काफी डर गए और बोले, आप चिंता मत कीजिए, हम 2 दिनों के अंदर इसके बारे में पता लगा लेंगे। हाँ महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। इसके पीछे जो भी होगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर तरबूज और अनार वहां से चले गए और इसके बारे में पता लगाने लगे। अनार और तरबूज पूरा दिन इस घटना के बारे में पता लगाने लगे। इस घटना के बारे में जानने के लिए पूरे राज्य में इधर से उधर घूमते रहे और लोगों से पूछते रहे, लेकिन उन दोनों को कुछ भी सुराग नहीं मिला। शाम के समय अनार और तरबूज काफी थक हार कर एक जगह बैठ गए और बातें करने लगे। अरे तरबूज भाई, पूरा दिन इतना मेहनत करने पर भी कुछ भी पता नहीं चला। इस रहस्यमयी घटना के बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं चला। आखिर हम करें तो क्या करें? अरे अनार भाई, मुझे तो लगता है कि इस राज्य के लोगों ने महाराज से झूठ बोला है। ऐसी कोई भी अजीब सी घटना नहीं घट रही। गांव के लोगों ने बहुत ही बड़ा मजाक किया है। हाँ, शायद तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही बदमाश है, हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। कि तभी वहां से एक मिर्ची गुजरी। अनार और तरबूज ने उस मिर्ची को रोक लिया और कहने लगे, अरे ओ मिर्ची बहन, हमें बहुत ही भूख लगी है, जरा इसमें से कुछ फल हमें भी खाने के लिए दे दो। हाँ हाँ लीजिए, 50 रुपए किलो है। मिर्ची की बातें सुनकर अनार और तरबूज हंसने लगे और वो बोले, तुम्हें पता नहीं है कि हम इस राज्य के रक्षा मंत्री और सेनापति हैं। तुम भला हमसे पैसे लोगी, तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। अरे लेकिन अपने पद का फायदा उठाना तो गलत है। आप इस तरह से मुफ्त में मेरे से फल नहीं ले सकते। अगर तुम्हें ये फल बेचना है तो हमें देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें फल कभी भी बेचने नहीं देंगे। तरबूज और अनार की बातें सुनकर मिर्ची काफी डर जाती है और कहती है, देखिए मैं काफी गरीब हूँ, अभी तो मेरी बौनी तक नहीं हुई है। आप कृपा करके ऐसा मत कीजिए।
हमारा घर वैसे भी बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। अगर आप ऐसे ही मेरे फल लूट लेंगे तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। मिर्ची की बातें सुनकर दोनों हंसने लगे और बोले, अगर तुम्हें इस राज्य में रहना है तो इतनी सेवा तो करनी ही होगी, नहीं तो तुम्हारा घर भी हम हथिया लेंगे। मिर्ची बहुत ही मना करती है, लेकिन वह दोनों उसकी एक नहीं सुनते और मिर्ची की टोकरी में से फल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। बेचारी मिर्ची थर थर कांपने लगी। अनार और तरबूज ने जैसे ही अपना हाथ उस टोकरी में रखा कि अचानक से वहां पर एक प्रकाश पुंज प्रकट हो गया और फिर अनार अपने आप ही उछलकर एक पत्थर पर जा गिरा। ये सब तरबूज को कुछ भी समझ में न आया। कुछ देर बाद तरबूज भी दूसरी तरफ उछल कर गिरा। देखते ही देखते दोनों की मृत्यु हो गई। ये सब देखकर मिर्ची काफी डर गई और यह बात राजा को बताने के लिए सभी लोगों के साथ राजा के पास चली गई। और फिर मिर्ची पूरा आंखों देखा हाल राजा को बताने लगी। मिर्ची की बातें सुनकर राजा आम घटना स्थल पर पहुंच गए। उस घटना स्थल पर राजा के साथ राजगुरु भी थे। राजगुरु को ये सब देखकर लगने लगा कि इस अनसुनी अजीब सी घटना के पीछे किसी भूत का हाथ है। इसीलिए राजगुरु राजा आम से कहने लगे, महाराज, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे किसी भूत का हाथ है। अगर ऐसा है तो आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो फिर ठीक है, आप जल्दी से उस तांत्रिक को बुला लीजिए। और फिर राजगुरु तांत्रिक बाबा को बुला लेते हैं। उस तांत्रिक बाबा को अनार और तरबूज की लाशें दिखाई दी। फिर वो तांत्रिक बाबा तंत्र क्रिया करने लगे। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछई नमः। जो भी भूत है बाहर आ। हे भूत, तू जो भी है बाहर आ और बता कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। आ बाहर आ और बता अपनी परेशानी। जो भी प्रेत आत्मा इन दोनों के मौत के जिम्मेदार है वह मेरे सामने प्रकट हो। तभी वहां पर प्यास की आत्मा प्रकट हुई। तांत्रिक बाबा प्यास की आत्मा से पूछने लगे, हे प्रेत आत्मा, बता तू इस राज्य में इतना उत्पात क्यों मचा रही है। क्यों लोगों को परेशान कर रही है। क्यों तू लोगों की जान ले रही है। मैंने कोई उत्पात नहीं मचाया। मैंने किसी को परेशान नहीं किया और ना ही मैंने किसी की जान ली। मैंने सिर्फ उन लोगों से बदला लिया है जिन्होंने मुझे परेशान किया था, मुझ पर अत्याचार किया था और मेरी हत्या की थी। हे प्रेत आत्मा, तू मुझे बता, तुझ पर किसने अत्याचार किया था और किसने तुम्हारी जान ली थी। महाराज, मैं आप ही के राज्य की वासी हूँ। मैं अपने पति और बच्चे के साथ आपके ही राज्य में रहा करती थी। और फिर प्यास की आत्मा महाराज को सारी बात बताने लगती है। प्यास का पति आलू और उसका बेटा सोने का हार लेकर जा रहे थे। बेटा, ये देखो, ये हार कैसा है। तुम्हारी माँ को पसंद तो आएगा ना। मैं इस सालगिरह पर तुम्हारी मम्मी को ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने बहुत ही मेहनत करके पाए पाए जमा करके ये सोने का हार खरीदा है। तुम्हारी मम्मी इसे देखकर खुश तो होगी ना। यह हार बहुत ही सुंदर है और मम्मी इसे देखकर बहुत ही खुश होगी। चलो बेटा, हम इसे लेकर तुम्हारी मम्मी के पास जाते हैं। कि इतने में ही अनार और तरबूज वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। मैंने सुना है कि तुम राजा आम को मारकर तुम राजा बनना चाहते हो। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। हमें पता है कि तुम राजा आम की हत्या करके इस राज्य के राजा बनना चाहते हो। आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक सीधा साधा गरीब आलू हूँ। हमारा तो घर भी चलना मुश्किल है। भला मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं राजा के खिलाफ साजिश कर सकूं। और वैसे भी हमारे राजा तो बहुत ही अच्छे और दयालु है। झूठ मत बोलो आलू, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत है। अगर राजा को बता दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब तो तुम बच नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सजा ना मिले तो तुम्हें यह हार हमें देना होगा।
नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, और यह हार तो मैं आपको नहीं दे सकता। यह मैंने बहुत ही मेहनत से अपनी पत्नी के लिए बनवाया है। तुम्हें ये हार देना ही होगा, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम बच नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर हम झूठे आरोप भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों मेरा ये हार हड़पना चाहते हो। मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ और तुम दोनों की शिकायत करता हूँ। तुम महाराज के पास तो तब जाओगे ना, जब तुम यहाँ से जीवित बचोगे। हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं, और यह हार भी ले लेंगे। अनार और तरबूज की बातें सुनकर आलू काफी डर जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं, आप हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी, हमें छोड़ दीजिए। अब तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। और फिर अनार तलवार निकालता है। अनार के हाथ में तलवार देखकर आलू और उसका बेटा काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अनार और तरबूज ने तलवार से हमला करके आलू और उसके बेटे को मार डाला। और फिर आलू के हाथ में से सोने का हार ले लिया। फिर अनार बोला, तरबूज, आज तुम्हारी भाभी इस हार को देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। हाँ हाँ, इस बार यह हार तुम ले लो, लेकिन अगली बार जो मिलेगा उसे मैं लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अगली बार जो मिलेगा उसे तुम ले लेना। चलो अब यहाँ से चलते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। और फिर तरबूज और अनार वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर प्याज आ गई और अपने पति और बेटे की लाश देखकर वो काफी दुखी हो गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? आप दोनों की ऐसी हालत किसने की? ऐसा बोलकर प्याज रोने लगती है कि तभी प्याज की नजर अनार और तरबूज पर पड़ी। प्याज को अनार और तरबूज की हरकतों के बारे में पहले से पता था। वह दोनों मक्कार और लालची है। जरूर उन दोनों ने ही आलू और उसके बेटे का ये हाल किया होगा। प्याज जोर से आवाज लगाती है, रुक जाओ अनार और तरबूज, मुझे पता है कि तुम दोनों ने ही मेरे पति और बेटे की ऐसी हालत की है। प्याज की बातें सुनकर अनार और तरबूज काफी डर गए और वो दोनों प्याज के पास आ गए। अरे दरिंदों, तुमने मेरे पति और मासूम बेटे को मार डाला, तुम्हें जरा सी भी दया ना आई। क्यों मारा तुमने इन दोनों को? इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा, तो ये हार तुम्हारे लिए लेकर आ रहा था, लेकिन ये हार तुम पर अच्छा नहीं लगेगा। भला तुम गरीब इस हार का क्या करोगी? तुम्हारे सालगिरह पर तुम्हारे पति ने यह हार बनवाया था, और जब हमने मांगा तो यह मना कर रहा था, इसलिए हमने इसकी हत्या कर दी। प्याज उस हार को देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो गई। क्या इन्होंने मेरे लिए इतना सुंदर हार बनवाया था? मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, महाराज से तुम्हारी शिकायत करोगी, और जैसे तुमने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है ना, तुम सबको भी मैं मृत्यु दंड दिलवाऊंगी। अब लगता है तुम्हें भी तुम्हारे पति और बेटे के पास पहुंचाना ही होगा। तरबूज और अनार के हाथ में तलवार देखकर प्याज काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तरबूज और अनार प्याज पर हमला करते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है। और फिर तरबूज और अनार भी प्याज के पीछे भागने लगते हैं। प्याज बहुत ही दूर तक भागती है। अरे भाई अनार, जल्दी से इसे पकड़ लो, अगर यह महाराज के पास चली गई तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हाँ भाई, हमें जल्दी से पकड़ना ही होगा, ये हमारे हाथ से बचनी नहीं चाहिए। प्याज भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर आगे रास्ता नहीं था और बहुत ही गहरा खाई था। अब कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं महाराज से कुछ नहीं कहूंगी, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। नहीं नहीं, हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। अब तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। प्याज रोते हुए बोली, दया करो अनार भाई, दया करो तरबूज भाई, मुझे मत मारो। प्याज की बातें सुनकर वो दोनों हंसने लगे।
तुम हमारे जुल्म की गवाह बनोगी ना, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। हम कोई भी सबूत नहीं छोड़ते, इसीलिए तुम्हें मरना ही होगा। अनार और तरबूज जैसे ही प्यास को मारने के लिए प्यास के पास आगे बढ़े कि प्यास डर के मारे घबरा गई और उसका पैर फिसल गया और वो उस खाई पर से गिर गई। खाई पर से गिरते ही प्यास की मृत्यु हो गई। अनार और तरबूज ऊपर से प्यास की लाश को देखकर काफी खुश हो गए। चलो अच्छा हुआ, ये प्यास खुद ही गिरकर मर गई, अब हमें कोई खतरा नहीं। हाँ, हमारे सर से खतरा टल गया, चलो अब हम चलते हैं। अनार और तरबूज वापस लौट गए और यहाँ पर प्यास की लाश ऐसे ही पड़ी हुई थी। प्यास के शरीर में से प्यास की आत्मा बाहर निकल आई और अपने मृत शरीर को देखकर कहने लगी, मुझे और मेरे परिवार को बेमौत मारने वाले दुष्टों से मैं बदला जरूर लूंगी। मेरी आत्मा तुम दोनों से, हम तीनों की मौत का बदला जरूर लेगी। महाराज, आपके रक्षा मंत्री और सेनापति मक्कार और दुष्ट थे। मैंने उसको उसके किए की सजा दी है। ना जाने उसने कितनों के साथ ऐसा किया होगा। आपके नाम का झूठा सहारा लेकर वो लोगों को परेशान करते थे। इन दोनों ने मिलकर बहुत से लोगों को सताया था, मुझे और मेरे पति और बच्चे की हत्या की थी। इसीलिए मैं भटकती आत्मा बन गई और सेनापति और रक्षा मंत्री को मैंने मारा, लेकिन अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। अब मेरा बदला पूरा हो गया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं फिर कभी भी किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी। आत्मा की बातें सुनकर राजा आम काफी दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। उन दोनों को तो उसकी मक्कारी की सजा मिलनी ही थी, सो उससे मिल गई। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरी मासूम प्रजा पर अत्याचार करने वाले दुष्टों का ऐसा ही अंत होना चाहिए। और फिर प्यास की आत्मा गायब हो गई और फिर किसी को भी दिखाई नहीं दी। और फिर उस दिन के बाद कोई भी रहस्यमय घटना नहीं घटी।